आज है 19 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स। ये वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी का बाई और सेलिंग के लिए एडवाइस वगैरह देते रहते हैं। ठीक है। कई बार लोग इनकी एडवाइस मान भी लेते हैं और उनको नुकसान भी हो जाता है, ऑल्दो ये उसके लिए लायबल नहीं है। ठीक है। प्लस कई बार कई कंपनीज होती हैं जो इन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं कि तुम हमारा क्या कहते हैं प्रचार करो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। ऑल्दो ये एक तरह की माल प्रैक्टिस मानी जाएगी, क्योंकि इसके थ्रू वो अपना शेयर मार्केट, ये कह सकते हैं अपने शेयर का प्राइस बढ़ाते हैं। ठीक है। जब उनको एक तरह से एक फिक्स फॉलोअर मिल रहे हैं तो वो अपना प्राइस जो है बढ़ाते हैं, मार्केट शेयर भी बढ़ाते हैं उस हिसाब से। ठीक है। तो इसी के लिए शायद सेबी जो है गाइडलाइन लाएगी कि कैसे इसको रेगुलेट किया सकता है या क्या चीज़ें नहीं करनी है इन लोगों को। उसके बाद विक्रम एस, ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर रॉकेट लॉन्च हुआ मिशन प्रारंभ के तहत। ठीक है। इसरो की मदद से लॉन्च किया गया। ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड सब ऑर्बिटर लॉन्च था और इसको बनाया था हैदराबाद की कंपनी है स्काईरूट एयरोस्पेस। ठीक है। उसके बाद हुआसोंग 17, ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। फिर है मेलोकाना बैकिफेरा। मेलोकाना बैकिफेरा एक ट्रॉपिकल बैम्बू स्पीशीज़ है जो बैम्बू डेथ, रैट फ्लड और फेमाइंस के लिए जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है। वहाँ पर इसको मूली कहते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस बैम्बू को मूली कहते हैं और ये अपने फ्रूट्स के लिए फेमस है। इसका जो फ्लावरिंग और फ्रूट सीज़न होता है वो काफ़ी टाइम बाद होता है और उस समय मतलब काफ़ी जानवर इससे अट्रैक्ट होते हैं इसके फ्लावर और फ्रूट से। ठीक है। ये 48 साल में एक बार होता है। ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये फ्लावरिंग और फ्रूट होता है तो रैट्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इससे और वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है बहुत तेज़ी से उस टाइम में। और जब वो इनका फ्रूट सीज़न ख़त्म होता है तो जब उनकी पॉपुलेशन है जो अभी तक इस फ्रूट पर डिपेंड थी वो क्रॉप्स पर अटैक करती है। ठीक है। जब वो क्रॉप्स पर अटैक करेगी तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगे और वहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगा फूड का। ठीक है। इसलिए फेमाइन होता है। यही इसका प्रोसेस था। फिर है बैटल ऑफ राजिंगला, ये लद्दाख में हुआ था जब चीन से भारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है। 1962 में। तो वहाँ पे कुमाऊँ रेजिमेंट की 13 कुमाऊँ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर शतान सिंह। ठीक है। इस रेजिमेंट में 120 सोल्जर थे जिन्होंने लाखों चाइनीज सोल्जर्स का मुकाबला किया था और करीब 1000 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। ठीक है। और इसी के बाद ही चाइना ने वहाँ पर सीज फायर डिक्लेयर किया था। ठीक है। इसी इंसिडेंट के बाद, इसी लड़ाई के बाद। उसके बाद है कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज क्या होता है? जैसे कुछ देश हैं जो अपने यहाँ कार्बन इमिशन को कम करने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देते हैं, कार्बन टैरिफ या अदर मेजर्स उन अपने देश में ही। ठीक है। तो वहाँ की कंपनीज क्या करती हैं, वो किसी ऐसी जगह पर चली जाती हैं, किसी ऐसे दूसरे देश में जहाँ पर ये नियम उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, या कह सकते हैं बहुत लीनियंसी है वहाँ पर कार्बन इमिशन वगैरह को लेकर। ठीक है। इसी को कार्बन लीकेज कहते हैं कि जो अभी वहाँ पर प्रोड्यूस होना था वो कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है अब। फिर है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये डाटा प्रोटेक्शन पर एक ड्राफ्ट है। ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ पर एक ड्राफ्ट है। अभी इसके लिए सजेशंस के लिए इसको पुटअप किया गया है। ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या होगा इस बिल में। ठीक है। जैसे क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो, ये आसान रहेगा। ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन पर, ना कि बाकी सारे डिजिटल डाटा पर नहीं ध्यान दिया गया। सिर्फ जो पर्सनल डाटा है, ऑनलाइन डाटा होगा किसी व्यक्ति से रिलेटेड, उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है, उन पर ही ज़्यादा जोर दिया गया, बाकी डाटा पर इतना जोर नहीं दिया गया। क्योंकि कई बार होता है कि जो जो अभी नई स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन डाटा पर डिपेंड करेंगी। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, उनको प्रॉब्लम होगी अगर कहीं मूव करना है या कहीं से आना है या एक्सचेंज करना है डाटा का, तो फिर उनको दिक्कत होगी। इसलिए उन सब जो बाकी डाटा होते हैं उस पर इतना जोर नहीं दिया गया, उनके प्रोटेक्शन पर इतना जोर नहीं दिया गया है, पर्सनल डाटा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। इसमें कई सारी पेनल्टीज़ भी लिखी गई हैं, मतलब जो इम्पोज की जाएंगी बिजनेस पर या इंडिविजुअल्स पर, अगर जैसे कोई इंडिविजुअल गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। उस पर भी, या बिजनेस कोई अगर वो मेल प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है, डाटा को लेके, तो उन पर भी पेनल्टी लगाई जाए। फिर डाटा लोकलाइजेशन को भी थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। पिछले लेवल में काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म थे, जैसे कि कोई कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है तो इंडिया वालों का डाटा वो इंडिया में ही रहेगा। ठीक है। बाहर नहीं जा सकता। पर इसमें थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है और डाटा फ्लो को अलाउ किया गया है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, और ये भी बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है वो किसी चीज़ को एग्जाम्पशन देने के लिए।
प्लस कोई बिजनेस या कोई बिजनेस को भी अगर एग्जामेशन देना हो तो भी इसके लिए गवर्नमेंट है, सरकार जो है होगी वो दे सकती है। और पिछली बार जैसे था डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक थी, ठीक है, उसकी जगह उसको रिप्लेस करके डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। फिर है FTX, इसका फुल फॉर्म है फ्यूचर्स एक्सचेंज। ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत तेज उभर रही थी। अभी इसने अपने इंसॉल्वेंसी के लिए केस फाइल किया है, मतलब यूएस में, यूएस की कंपनी है, ठीक है, मतलब वो बैंकरप्ट हो गई है, एक तरह से वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर्ड होती हैं, ठीक है। नॉर्मली डिसेंट्रलाइज होती हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, और एक लेजर का यूज़ होता है इसमें। उस लेजर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और वो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है उस नेटवर्क में, ठीक है। सबको वो विजिबल होता है कि इसमें क्या चेंज हुआ, क्या ऐड हुआ, ठीक है, इसलिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट माना जाता है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।